ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक पीडीएफ ओपन की हुई है, दैट इज मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर एमए सोशियोलॉजी। ये पूरी वीडियो ऐसे नहीं रहने वाली है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा पीडीएफ का फॉर्मेट अलग है इग्नू की तरफ से, इसलिए आपको ये विजिबल हाफ पार्ट में होगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से शो कर सकूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा असाइनमेंट है जुलाई 24 एंड जनवरी 2025 सेशन का। तो अभी आपके पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, MSU 001, 2, 3 एंड 4। इन चारों के असाइनमेंट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर आपने इग्नू की वेबसाइट पे देखा है देन यू कैन सी योर असाइनमेंट PDF ओवर देयर। यहाँ पे आपको असाइनमेंट इस तरीके से दिए हैं कि आपको स्टार्टिंग में गाइडलाइंस दिए हैं, असाइनमेंट के कोड दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स के, राइट। एक नोट है डियर स्टूडेंट की तरफ से, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपका सबमिशन है वो जुलाई 2024 बैच वो है आपका 31 मार्च 2025, और जो आपके स्टूडेंट एडमिट किए गए हैं जनवरी 2025 बैच, उसका जो डेट ऑफ सबमिशन है असाइनमेंट का वो 30 सितंबर 2025 है। देन आप देख सकते हैं आज 14 जनवरी है, तो आपके पास इनफ टाइम है असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। और आपको दोनों बैच के दैट इज जुलाई 24 एंड जनवरी 25 का जो असाइनमेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा, सेम ही क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई हैं असाइनमेंट के लिए, तो आप ये देख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो आप वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो आपको सेम एग्जाम एंड असाइनमेंट दोनों के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपका MSO 001 आपका असाइनमेंट आ गया है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स का, जो कि आपका 100 मार्क्स का है, और असाइनमेंट की जो वेटेज होती है वो 30% होती है, 70% आपकी फाइनल एग्जाम की वेटेज होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट साइड में प्रोग्राम का कोड दिया हुआ है, कोर्स कोड दिया हुआ है, असाइनमेंट का कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको हर सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, सेम जो आपका एग्जाम में पैटर्न आता है सेम पैटर्न इग्नू असाइनमेंट में देता है, ताकि आप एग्जाम के लिए भी इन एडवांस प्रिपेयर हो सके, राइट। तो ये आपके 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड 2। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं एंड अगेन सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे गलती क्या कर दी इग्नू ने, यहाँ पे क्वेश्चन 4 दे दिया और यहाँ पे क्वेश्चन 6 दे दिया, यहाँ पे आना था क्वेश्चन 5। बट नेवरदलेस नाउ यू नो द पैटर्न, क्या पैटर्न रहेगा आपका, और सेम तरीके से आपको एग्जाम में भी पैटर्न अपना करना है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका इस तरीके से असाइनमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। सेक्शन 1 एंड 2 में आपको दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। मैं क्या करूंगी, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगी, तो आप अपने साइड से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन के ऊपर आप अपना असाइनमेंट राइटिंग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेंगे और आपके पास टॉपिक्स भी काफ़ी रहेंगे एग्जाम के लिए भी इन एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए। नाउ लेट मी गो बैक टू योर असाइनमेंट क्वेश्चन। Yes, so here we have our question 1. तो आप देख सकते हैं मैंने आपको फर्स्ट इसलिए डिस्क्राइब किया सारी चीजें ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट करना है, कहाँ पे आपकी असाइनमेंट की शीट है। जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे आपको ये वाला पेज भी प्रिंट आउट करना पड़ेगा एंड आपको अच्छे से अपना असाइनमेंट सबमिशन करना है। अगर मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन या डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अगेन कि आपको कैसे असाइनमेंट सबमिशन करना है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है MSU 001 का। इस पे हम बात कर लेते हैं और आंसर राइटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि आपने अगर मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो देखना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है इन योर असाइनमेंट्स एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो वो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आपको अभी ऊपर आ रहा होगा, आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि अगर मैं टिप्स यहाँ पे बताने लग जाऊंगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टिप क्या होती है कि आपको क्वेश्चन मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपको अलग से क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, राइट। जब आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आंसर में वो आपको हमेशा अंडरलाइन करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड पैराडिम। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, और इसी बेसिक क्वेश्चन से असाइनमेंट दिया है इग्नू वालों ने, ताकि वो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोशियोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट की या सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट की वो जान सके, राइट। तो हमारा क्वेश्चन 1 आ गया। यहाँ का आपका
फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करोगे कि जो भी रिलेशनशिप है थ्योरी और पैराडिम के बीच में वो बहुत ज्यादा फाउंडेशनल है सोशियोलॉजिकल इनक्वायरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, और नॉलेज प्रोडक्शन कैसे होती है सोशियोलॉजिकल उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं देखे जा सकते। साइंटिफिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्टिकुलरली जब हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अप्रोचेस जानने को मिलते हैं जो कि हमारी सोसाइटी की स्टडी को शेप करती हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चीज आ जाएगी वो आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी एंड पैराडिम। जब हम थ्योरी की बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर तो वहां पे क्या है, कुछ ऐसे प्रोपोजिशन है जो इंटरकनेक्टेड है, ऐसे आइडियाज है जो एक सोशल फिनोमिना को एक साथ होके एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी सोशल फिनोमिना सोसाइटी के अंदर अकेले एक सेपरेटली आइसोलेटेड नहीं वर्क करता, राइट। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है जो कि एक सोशल फिनोमिना को, एक सोशल आइडिया को क्रिएट करते हैं, और वही सोशियोलॉजी के अंदर थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है। जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसे पैटर्न सोसाइटी के अंदर, राइट। थ्योरीज क्या है बेसिकली, जब हम कोई भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है सोसाइटी के अंदर वही चीजें हमें थ्योरेटिकली शो होती हैं इन अ रिटन फॉर्म, वही थ्योरीज की बात होती है। एग्जाम्पल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो गई जो कि क्लास स्ट्रगल को दर्शाती है, वहीं पर डर्काइम की फंक्शनलिज्म जो कि जितने भी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके इंटरडिपेंडेंस को शो करती है, राइट। तो डिफरेंट थ्योरीज का एक डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट आइडियाज है जो कि हमें देखने को मिलती है। वहीं पे जब हम पैराडिम की बात करते हैं तो पैराडिम अपने आप में एक ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी एक साइंटिफिक प्रैक्टिस का। थॉमस कुन ने पैराडिम टर्म को कॉइन किया था। अब देखो यहाँ पे थॉमस कुन का आपने एक सोशियोलॉजिस्ट का नेम मेंशन किया जिन्होंने पैराडिम एक टर्म को कॉइन किया है। तो आप इसको जब आप अपना असाइनमेंट राइटिंग कर रहे हो या फिर ये एज अ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है तो आप इस चीज को अंडरलाइन करोगे ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो ये चीज, राइट। तो थॉमस कुन ने पैराडिम को एज अ फंडामेंटल अजम्पशन को शो किया था, मेथड को, स्टैंडर्ड को, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। सोशियोलॉजी के अंदर पैराडिम एक ऐसा लेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे सोशियोलॉजिस्ट वर्ल्ड को अपने अराउंड चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पे हमें पॉजिटिविस्ट पैराडिम शो देखने को मिलता है जो कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। वहीं पे इंटरप्रेटिव पैराडिम हमें शो करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट पैराडिम या डिफरेंट एक व्यू परसेप्शन के साथ आते हैं जो कि चीजों को एक अपने नजरिए की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, राइट, तो हर एक इंसान का अलग जवाब होगा। उसी तरीके से हर एक सोशियोलॉजिस्ट का अलग इंटरप्रिटेशन होता है चीजों का, एक अलग व्यू पॉइंट होता है, और वही व्यू पॉइंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू, डिफरेंट पैराडिम्स के थ्रू वो सोशियोलॉजिस्ट अपने वर्क में दर्शाते हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट अपने थ्योरी में दर्शाते हैं। और यही जो डिफरेंट पैराडिम्स है, डिफरेंट थ्योरीज है, वो हमें देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे जब हम बात करते कि थ्योरी और पैराडिम के अंदर क्या रिलेशनशिप है तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा कि पैराडिम थ्योरीज को शेप करती है। पैराडिम क्या होता है कि कोई भी चीज के बारे में कोई भी पर्सन जब सोचता है, कोई भी एक पर्सपेक्टिव उसके दिमाग में आता है तो वो एक जो इनिशियल फेज होता है किसी भी चीज को क्रिएट करने का वो पैराडिम होता है। और वो जो पैराडिम क्रिएट होती है, जो पर्सपेक्टिव्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो लेटर ऑन थ्योरी में डेवलप हो जाते हैं। तो पैराडिम क्या है, इनिशियल स्टेज, और थ्योरी क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ साउंड क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉजिटिविस्ट पैराडिम की बात करते हैं तो हम वहां पे फंक्शनलिज्म आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहा है। वहीं पे इंटरप्रेटिव पैराडिम बात कर रहा है ऐसी थ्योरीज की जिसने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को जन्म दिया है, जहां पे सब्जेक्टिव मीनिंग्स लोग अपने काम अपनी चीजों से जोड़ते हैं, इंडिविजुअल एजेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, राइट। अब थ्योरीज कैसे ऑपरेट कर रही है पैराडिम के विदिन। जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो हर एक थ्योरी का अपनी अलग एक पैराडिमेटिक अजम्पशन होती है जिसके अंडर वो थ्योरी, कोई भी थ्योरी फॉर्मुलेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पैराडिम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें मार्क्सिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी देखने को मिलेगी जो कि पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं और सिस्टमैटिक ऑपरेशन की हमें ज्यादातर बातचीत देखने को मिलती है। वहीं पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पैराडिम की बात करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंट
थ्योरीज देखने को मिलती है जो कि सोशल कोहेजन की बात कर रही है, स्टेबिलिटी की बात करती है, जहाँ पे डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ एनोमी भी स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट पैराडिम के अंदर ही आएगी। हमारा थर्ड आ जाएगा पैराडिम शिफ्ट इन्फ्लुएंस थ्योरी डेवलपमेंट। अब कोई भी पैराडिम शिफ्ट आता है, जैसे कि कुन ने डिस्क्राइब किया था अपने वर्क में, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पैराडिम है वो जो फेल हो जाते हैं कोई भी न्यू चीजें एड्रेस करने के लिए या देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमें एक न्यू शिफ्ट देखने को मिलता है, एक नई चीज आजाद हो जाती है जिसको कि पैराडिम शिफ्ट बोला जाता है। ऑफ कोर्स अगर हमारी सोसाइटी इवॉल्विंग है, चेंजिंग है, विद टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर कितने चेंजेस आए हैं, राइट, जो आप अपने बचपन से देखते आए वैसी चीजें नहीं है, चेंजेस आए हैं, तो ऑफ कोर्स थ्योरीज के अंदर भी चेंजेस आएंगे, सेम चीजें नहीं रहेंगी, तो उसी चेंज को पैराडिम शिफ्ट बोला गया है। अब ये जो शिफ्ट है इससे हमें न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फंक्शनलिज्म से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो एक ट्रांजिशन आया मिड 20th सेंचुरी में, वहां पे हमें देखने को मिला कि जो फॉर्मर इंस्टेबिलिटी थी सोशल चेंज या इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर चेंज हो गई है। पोस्ट मॉडर्निज्म का जब राइज हुआ था तो उसने पॉजिटिविस्ट और ग्रैंड थ्योरीज को चैलेंज किया, फ्रेगमेंटेशन के ऊपर बात की गई, सब्जेक्टिविटी के ऊपर बात की, लोकलाइज नैरेटिव्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देखने को मिला। तो ये जो शिफ्ट है डिफरेंट थ्योरीज का, डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव का चेंज होना, इंसान जिस तरीके से सोच रहा है, सोच के अंदर चेंज आना, तो थ्योरीज के अंदर भी, पैराडिम के अंदर भी शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। अब डायनामिक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, जहां पे पैराडिम बात करता है थ्योरेटिकल डेवलपमेंट की, थ्योरीज भी चैलेंज करती है और रीशेप करती है पैराडिम को। फॉर एग्जांपल अगर हम फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग पैराडिम की वजह से इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसने क्रिटिक भी किया और ट्रांसफॉर्म भी किया ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को, जहां पे उन्होंने जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस की बात की अक्रॉस पैराडिम्स। तो जो हमारी थ्योरीज है वो भी पैराडिम्स को शेप करती है, चेंज करती है या फिर चैलेंज करती हैं। अब अगर सोशियोलॉजी में एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा फंक्शनलिज्म एंड द पॉजिटिविस्ट पैराडिम। एमिली डर्कहाइम की स्टडी थी सुसाइड की, जिसने की बात किया था कि कैसे थ्योरी ऑपरेट करती है पैराडिम के अंदर। डर्कहाइम ने एम्पिरिकल डेटा का यूज किया, नंबर्स का यूज किया एक सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसने कि उसने पॉजिटिविस्ट एम्फसाइज किया ऑब्जर्वेबल फैक्ट के ऊपर और जनरल लॉज के ऊपर। सेकंड हमारा आ जाएगा एग्जांपल सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड द इंटरप्रेटिव पैराडिम। अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड का वर्क था सेल्फ एंड आइडेंटिटी का, जिन्होंने इलस्ट्रेट किया कि कैसे जो थ्योरी और पैराडिम है वो एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। उन्होंने इंटरप्रेटिव फोकस किया सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर और कैसे शेप हो रही है थ्योरेटिकल एम्फेसिस के ऊपर। रोल ऑफ सिंबल्स और इंटरैक्शन का क्या है सोसाइटी के अंदर, कैसे लोग इंटरैक्शन को यूज कर रहे हैं, सिंबल्स को यूज कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरैक्ट करने के लिए, उसके ऊपर जॉर्ज हर्बर्ट मीड का वर्क था ना। थर्ड एग्जांपल आ जाएगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड पैराडिम शिफ्ट। अब कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात किया, जहां पे उन्होंने चैलेंज किया था फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को, जहां पे उन्होंने बात की थी एक पैराडिम शिफ्ट की जो कि एम्फसाइज कर रहे रोल ऑफ पावर एक्सप्लॉयटेशन और सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज के ऊपर, जो कि सोसाइटीज को शेप कर रहा है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, तो ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा आपके आंसर का। आपको ये असाइनमेंट के अंदर भी लिखना है और आपको ये अपने एग्जाम के अंदर भी लिखना है। कंक्लूजन आपको जरूर से जरूर मेंशन करना है इन योर ईच एंड एवरी आंसर, वेदर दैट इज योर असाइनमेंट और योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वाला लिंक तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ताकि आप असाइनमेंट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो अब कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं थ्योरी और पैराडिम की सोशियोलॉजी के अंदर, तो वो अपने आप एक सिंबल है, जहां पे पैराडिम एक फाउंडेशनल असम्पशन और मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर थ्योरीज बनाई जाती हैं। राइट, थ्योरीज क्या है, अब थ्योरीज को ऑपरेशनलाइज कर दिया इन पैराडिम्स के द्वारा, जो कि उस सोशल फिनोमिना को, स्पेसिफिक सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उसने सोशियोलॉजिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनाइज किया है और स्कॉलर्स को अनेबल किया ताकि वो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस कर सके। और इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम एक सोशियोलॉजिकल थॉट को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके और डाइवर्सिफाई करके अंडरस्टैंड कर सके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने पैराडिम और थ्योरी के जो इंटर रिलेशनशिप है, जो इन दोनों का इंटरकनेक्शन है, उसके बारे में जाना।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 असाइनमेंट का समझ में आया। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर दूं फॉर द सेक ऑफ इट। मेरा जो मोटिव ये है वो है कि आपको सोशियोलॉजी समझ में आए फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। अगर असाइनमेंट में से, बिकॉज देखो जो ये हमारे टॉपिक्स हैं इन्हीं में से सब टॉपिक्स निकल के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप असाइनमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो यू नेवर नो कि कौन सा सब टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, और वो आपको हेल्प करेगा। आपको एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और जो आपकी एक तरीका है सोचने का वो काफ़ी हद तक सोशियोलॉजिकली डेवलप हो सकेगा, और वही मेरा मोटिव है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकूं। एंड थैंक यू मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप ऐसे अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, कोई आपकी कुछ भी सजेशन भी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट पढ़ूँ और रिप्लाई भी करूँ। नाउ आई विल सी यू वेरी सून विद क्वेश्चन 2 असाइनमेंट जुलाई 24 एंड Jan 25। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड अपनी अच्छे से आंसर राइटिंग करना, असाइनमेंट टाइम से सबमिट करना।